गुज़िश्ता हुकूमतों की पर डालने के लिए ये सारा का सारा मामला हो गया। अगर इसको सही तरीके से ट्रीट किया जाता, पाकिस्तान इस पूरे मसले से बच सकता था। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो तमाम सियासी जमातों को कुछ बुनियादी मुआशी मामलात पर इत्तफाक करना पड़ेगा, कुछ बुनियादी मामलात पर इत्तफाक करना पड़ेगा, ताकि दुनिया को और सरमायाकारों को वाज़ेह पैगाम जाए कि हुकूमतों के बदलने से पाकिस्तान में उनका सरमाया ख़तरे में नहीं पड़ जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर 2 साल से तनकीद होती रही है कि वो गुज़िश्ता 10 साल जमहूरी हुकूमतों को बुरा दिखाने के लिए और हर बात पर यह साबित करने के लिए कि जो अच्छा हो रहा है वो पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही मुल्क में कर रही है। अपनी कारकर्दगी और गवर्नेंस पर खुद तहरीक इंसाफ इस वजह से फोकस नहीं कर पा रही है। PIA का इशू एक अलग मिसाल है, जिसकी एक मिसाल नज़र आ रही है, मगर गुज़िश्ता अदवार के प्रोजेक्ट्स को भी मुतनाज़ बनाया गया, जिससे सरमायाकारों में एक बहुत मनफी पैगाम गया। यहाँ तक कि वुज़रा के बयानात की वजह से CPEC मुतनाज़ हो गया और फिर आर्मी चीफ को चीन जाकर उन्हें मनाना पड़ा। और अब जब वज़ीर आज़म ने खुद अपनी काबीना को 6 माह की डेडलाइन दी है और हुकूमत संजीदगी से अपनी कारकर्दगी बेहतर करना चाहती है, तो इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है। और सरमायाकारों को तमाम सियासी जमातों की तरफ से हुकूमतों के बदलने के बावजूद मुआशी पॉलिसीज़ और जो मुल्क के बुनियादी मामलात हैं उनकी पॉलिसीज़ के तसलसल का पैगाम देने की ज़रूरत। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30 सालों में जब जब हुकूमत बदली तब तब पॉलिसीज़ बदल गई। प्राइवेट सेक्टर भी फंस गया, कभी केसेस भुगतता रहा, कभी बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ चला गया, पाकिस्तान को जुर्माने हुए। अब पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। कौमी मुआशी पॉलिसीज़ और कौमी अहमियत के प्रोजेक्ट्स पर इत्तफाक राय और उन्हें सियासत से बालाए ताक रख कर ही आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो CPEC हो, बिजली के मंसूबे हों या फिर बड़े बड़े डैम्स हों। आज वज़ीर आज़म ने भाषा डैम पर काम का जायज़ा लिया। उनकी तकरीर में एक सिमत नजर आई कि पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हुकूमत इसी फोकस के साथ आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पानी के ज़खायर, उससे बिजली की पैदावार पाकिस्तान के लिए अहम है। अब इस प्रोजेक्ट ने कई सालों में पूरा होना है। 2023 के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो उन्हें भी तसलसल दिखाना होगा, किसी और की आए तो उन्हें भी तसलसल दिखाना होगा। हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर एक कंसेंसस बनाना होगा। भाषा डैम बनाने का ऐलान 2006 में परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। फिर 2008 में इस डैम की तामीर का तखमीना $12 अरब लगाया गया और बताया गया कि इस डैम से 4500 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी। फिर 2010 में मुश्तरका मफादात कौंसिल ने भाषा डैम के मंसूबे की मंजूरी दी और 2014 में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इस मंसूबे की NOC जारी कर चुकी है। नून लीग के दौरे हुकूमत में भी भाषा डैम के क़याम के लिए कोशिशें की गई और जब चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से डैम फंड कायम किया गया तो उसके अगले दिन एहसन इकबाल ने ट्वीट करके इसकी तफसीलात बताई थी। उन्होंने कहा था कि नून लीग की हुकूमत भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर करने की मंजूरी दे चुकी थी और 2018 के तरक्याती बजट में भाषा डैम के लिए 23 अरब और मेहमन डैम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए थे। इसके अलावा एहसन इकबाल ने मजीद लिखा कि हमारी हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल में 100 अरब रुपए भाषा डैम के लिए खर्च कर चुकी है, ज़मीन ले चुकी है। इससे पहले तो किसी ने ज़मीन तक नहीं दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डैम फंड का आगाज़ किया और फिर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसमें शामिल हुए तो वाज़े तौर पर लगा कि अब ये तसलसल है, आगे मामलात बढ़ेंगे। अब अच्छा है कि खुद वज़ीर आज़म भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मगर यहाँ भी एक मसला है और वो ये कि तहरीक इंसाफ को इस बात से आगे बढ़ना होगा कि हर बात में ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाए कि माजी में पाकिस्तान में सब गलत हुआ, जो हो रहा है तहरीक इंसाफ के आने के बाद से अच्छा हो रहा है, जैसा कि वज़ीर आज़म ने आज की तकरीर में भी कहा। जो आज हमने इसकी बड़ा फैसला किया है, एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामीर बादशाह डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जनरल मज़म, ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। हालांकि आगाज़ हो गया था, काम शुरू हो गया था, वज़ीर आज़म जायज़ा लेने गए थे। इसी तरह मेहमन डैम के हवाले से भी दावे किए गए कि पहले किसी हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि वो डैम बनाए, पानी के प्रोजेक्ट्स बनाए। मगर फिर जैसे सवाल उठा कि वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की कंपनी को क्यों डैम का ठेका दे दिया गया, ये तो मफादात का टकराव है। तो फिर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बताया कि ये सब काम तो पिछली हुकूमत में हो गया था, यानी उस वक्त माना कि हमने नहीं शुरू किया, पिछली हुकूमत ने शुरू किया। 2017 में ना हमारी हुकूमत थी, ना प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ना वो मुशीर थे, ना मैं वज़ीर था। 2017 को आपने ले डाउन किए रूल्स एंड रेगुलेशन, सही है। उस पर 23 कंपनियों ने बिड किया, टेंडर्स के लिए पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग मटेरियल लिया, सही है। और उसके बाद 5 कंपनियों ने बिड किया। 5 कंपनियों ने जब बिड किया वो किया जून 2018 में। तब भी ना मैं वज़ीर था, ना वो मुशीर थे, ना वो वज़ीर आज़म थे। आपके रूल्स को हमने अमेंड किया होता, आपकी चीज़ों को हमने छेड़ा होता
आपका सवाल उठता था। एक आदमी वक्त से पहले ही उसको पता ही नहीं था कि सब कुछ होने वाला है, या तो वो नाउजुबिल्लाह उसका कोई आसमानी इंफॉर्मेशन थी कि सब होने वाला है। साहब का नाम आया तो पूरा क्रेडिट नून लीग की हुकूमत को दे दिया गया। इसी तरह आज कौमी मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए भी वज़ीर आज़म ने 90 की दिहाई की जमहूरी हुकूमतों पर तनकीद। ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं, या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। तो जब हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की, तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। हमें बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की, और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के, हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। हमारे मुकाबले में जो और मुल्क थे हमारे से पीछे थे, वो ज़्यादा हमारे से आगे निकल गए, और इसमें सारी साउथ ईस्ट एशिया में एशियन टाइगर्स, इन सब की मिसाल है हमारे सामने। मगर जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म इन्हीं प्रोजेक्ट्स का दिफा करते थे और जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया पर तनकीद करते थे। इस तरह वज़ीर आज़म ने 2013 के इंतख़ाबात जीतने के बाद दावा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा पानी से बिजली पैदा करके 5 सालों में पाकिस्तान को बिजली फराहम करेगा। वो दूसरी हुकूमतों पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से दावा किया। सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग है, और अब सूबे भी बिजली बना सकते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है कम से कम अपने सूबे के लोगों को बिजली के बहरान से निजात दिलाने के लिए क्या कर रही है? कोई मनसूबा है या नहीं है जिसको बाकी सूबे फॉलो करें? हम इंशाअल्लाह 5 सालों में पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड करेंगे, बेचेंगे पूरे पाकिस्तान को, पूरे, यानी सूबे के तो पूरा करके। सूबा तो पहले तो आपको पता है कि हमें अभी आके पता चला है कि खैबर पख्तूनख्वा को 350 मेगावाट जो उनको जायज़ बिजली मिलनी चाहिए वही नहीं मिल रही। लेकिन जो हम प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, कई थोड़ा देर लगेगी, कई जल्दी आएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा बिजली बाकी पाकिस्तान को देगा। मगर अब 7 साल हो गए, ऐसा नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने 2013 के इंतख़ाबात से पहले 90 दिन में बिजली की चोरी और 2.5 साल में लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा किया था। जाहिर है 2.5 साल में डैम नहीं बन सकता था, तो कोयले से बिजली पैदा करने का वादा किया। पहले 3 महीने में कम होगी, और इंशाल्लाह 2.5 सालों में हम आपको लोड शेडिंग खत्म करके दिखाएंगे पाकिस्तान में। जिस दिन तहरीक इंसाफ आएगी 90 दिन में मैनेजमेंट ठीक करके और बिजली की चोरी खत्म करके लोड शेडिंग कम कर देंगे। 2.5 साल में सिर्फ बदल के हम बिजली की कीमतें नीचे ले आएंगे, क्योंकि कोयले के ऊपर हम चलाएंगे अपने पावर प्लांट्स। और 5 साल में हमने ये एक बिजली घर को स्टडी किया। 5 साल में इंशाल्लाह कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई फैक्ट्री नहीं होगी जिसमें बिजली नहीं होगी। मगर 2013 में हुकूमत नून लीग की आ गई और उन्होंने कोयले से भी बिजली की पैदावार की, तो वजीर आजम ने उन पर तनकीद। सारी दुनिया के अंदर कोयले के प्लांट बंद हो रहे हैं, आलूदगी फैलाते हैं। जब दुनिया में बंद कर रहे हैं तो यहां क्यों लगा रहे हैं? मगर फिर खुद तहरीक इंसाफ ने अपने 2018 के इंतखाबी मंशूर में कहा कि तवानाई के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कोयले के इस्तेमाल, खासतौर पर थर के कोयले के इस्तेमाल की हिमायत की जाएगी। अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने आते ही करंट अकाउंट खसारा कम करने का दावा किया और स्टेट बैंक की पहली सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक दरामदाद में 22.7% की कमी में पेट्रोलियम मसनूआत ने 1/3 किरदार अदा किया है। फर्नेस ऑयल की दरामदाद का कम होना, बिजली बनाने के लिए दरामदी कोयले के बजाय अपने कोयले के इस्तेमाल से दरामदाद में कमी हुई है। मगर कोयले की दरामदाद में कमी किस वजह से आई, ये भी स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया।
कोयले की दरामदाद में 41.4% की कमी आई और रवा साल के महज पहले 3 माह में $272 मिलियन तक आ गई, क्योंकि सीमेंट और पावर सेक्टर दोनों ने कम कोयला दरामद किया। जहां तक पावर सेक्टर यानी बिजली बनाने वाले सेक्टर का ताल्लुक है तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह 2019 में थर में लोकल कोयले से 660 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का फाल होना है। उसकी वजह से कोयले से बिजली की पैदावार में 45% का इजाफा हुआ। इसके साथ LNG से बिजली की पैदावार ने फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार में कमी की जगह ले ली, यानी वो प्लांट्स जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लगाए गए उनसे करंट अकाउंट खसारा कम करने में मदद मिली। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो LNG प्लांट्स पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया गया। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है और LNG के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है। सीपेक के तहत LNG के प्लांट्स लगाए गए, फिर यही एतराज़ अमेरिका ने उठा दिया और सीपेक के खिलाफ आवाज़ उठा दी। According to Pakistani government statistics, पाकिस्तानी हुकूमत के अपने आदादो शुमार के मुताबिक नॉन सीपैक प्रोजेक्ट के तहत पैदा होने वाली बिजली की लागत सीपैक प्रोजेक्ट से पैदा की जाने वाली बिजली से आधी है। comparison, the cost per megawatt फिर असद उमर ने नून लीग के दौर में लगे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि पाकिस्तान की आगे तरक्की के लिए कितने ज़रूरी हैं और पाकिस्तान में आगे तरक्की की बुनियाद रख दी गई है। अब सनतें लगेंगी और नौकरियां मिलेंगी और ख़ुद कहा कि सीपैक के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलेगी। उन्होंने जो बात की कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट, आगे जो तरक्की पाकिस्तान की होनी है उसकी तरक्की जो है वो महदूद हो जाएगी इससे, ये बिल्कुल न सिर्फ दुरुस्त नहीं है बल्कि उनका तज्जिया जो है वो हकीकत से मुकम्मल तौर पे मुतरादिफ है। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जो पहला फेज़ था जो सीपेक का जो मुकम्मल किया गया उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो गई हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास एक सनती तरक्की करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद आ गई और उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अब आगे काम करना है और जो दूसरा फेज़ है सीपेक का वो जा ही उस तरफ रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि इससे जॉब ज़्यादा नहीं क्रिएट की, बिल्कुल ठीक बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो शुरू में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी सरमाया बहुत उसमें चाहिए होता है, लेकिन उसके अंदर जॉब इंटेंसिव नहीं होती, उसमें इतनी नौकरियाँ नहीं पैदा होती। लेकिन जो उसकी बुनियाद के ऊपर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर जो सनत लगेगी वो जॉब इंटेंसिव होती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लाखों जो हैं वो जॉब प्रोड्यूस होंगी ओवर द ईयर्स, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती चली जाएगी। सो जॉब क्रिएशन वाला जो है दूसरा फेज। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपेक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये अमेरिका की हुकूमत उसके अंदर शामिल थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। ये सब होता रहा। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल बगैर किसी ज़ाती करप्शन के इल्ज़ाम के LNG प्लांट्स पर गिरफ्तार कर लिए गए, आज तक कुछ साबित नहीं हुआ और के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देकर आज कराची के ताजिरों को बताया जा रहा है कि गैस कम है, LNG इस्तेमाल करें। अगर LNG ना होती तो क्या होता? अपोजिशन में वज़ीर आज़म ने कहा कि सीपेक एक सरमायाकारी नहीं है, कर्जा है और 7% पर महंगा कर्जा है। ये चीन का जो प्रेसिडेंट आ रहा था 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे। ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में जाना था। फिर यही बात अमेरिका ने दोहराई तो असद उमर ने बताया कि सीपेक असल में सरमायाकारी है, थोड़े से कर्जे हैं, वो भी सस्ते कर्जे हैं। इसमें ग्रांट का एक एलिमेंट है जो एक छोटा एलिमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक इन्वेस्टमेंट है और ये एक एड की सूरत में नहीं है और हमेशा से पाकिस्तान ने कहा भी ऐसा ही है, ये कभी कहा भी नहीं गया था कि ये एड आ रही है और ख़ास तौर पे इस हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस पर बिल्कुल वाज़े है कि हम ये एड के दारोमदार से हम आगे निकलना चाहते हैं। जो सरकार ने पाकिस्तान के लिए जो पब्लिक डेट हमने लिया है चाइना से, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो ज़्यादा तवील मुद्दत भी नहीं है, ये ठीक उन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान का जो चाइना से पब्लिक डेट है इस वक्त उसकी औसत मेचोरिटी तकरीबन 20 साल की है, तवील मुद्दत कर्ज़े है और उसके ऊपर औसत जो सूद की शरह है वो सिर्फ 2.34% है।
सो वो बहुत सस्ते कर्जे हैं। ये एब्सोल्यूट मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स रेट जो है 2.34% औसत बनती है। और जो ग्रांट एलिमेंट जो है साथ जो एसोसिएटेड है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रांट की बुनियाद के ऊपर भी वो दे रहे हैं, अगर मैं उसको भी शामिल कर दूं तो जो औसत जो कर्जे के ऊपर जो सूद की शरह है वो तकरीबन 2% रह जाती है। सब होता रहा। आज अब हुकूमत का खुद पावर डिवीज़न भी ये कह रहा है कि मुल्क में कोई लोड शेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि सप्लाई बहुत है, जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा की सप्लाई है। तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है? ये सारे मामला भी उमर अयूब साहब के सामने जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई हमने रखे थे। साहब 19,500 में आपने कहा कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, इसके अलावा जो दूसरी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं, प्रीफिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो उन्होंने लगाए जिसकी वजह से पे करने पड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अब 11,000 मेगावाट उनका दावा है, उन्होंने लगाया। आप होते तो आपको भी लगानी पड़ती, तो बिजली की शॉर्टेज तो थी ना पाकिस्तान में, तो आप लगाते तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट आपको भी देनी पड़ती, एडिशनल फाइनेंशियल चार्जेस आपको भी देने पड़ते। आप क्या अलग लगाते जबकि आपके जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स थे जो कि फर्नेस ऑयल पर चलते थे वो 26 से 35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे, बंद हैं, तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो इस्तेमाल हो रहे हों और LNG और कोल चल रहा है। आप क्या करते? 1300 मेगावाट का जो हब पावर आ रहा है वो आप डील ना करते, 3600 मेगावाट के LNG प्लांट्स आप ना लगाते, जामशोरो का जो 660 मेगावाट आ रहा है आप ना लगाते, बिन कासिम का 1320 मेगावाट ना लगाते, साहिवाल का 1320 मेगावाट लोकेशन पर आपको एतराज़ है ना लगाते, कुछ और करते। तो वो क्या करते आप? क्योंकि कैपेसिटी तो पाकिस्तान को चाहिए थी ना, उसमें डिप्रिसिएशन तो होती, आप क्या करते? हम लोग सबसे पहले ये करते कि उसकी लोकेशनल जो जहाँ पे उन्होंने लोकेशंस लगाई हैं वो ज़रा बेहतर सेलेक्ट करते, खासकर कोल के हवाले से कि कोल जो है इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी देखें, कहाँ कराची कहाँ साहिवाल, वो सारी कोल ऊपर जा रही है, अप कंट्री जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, कौन उसका खमियाजा दे रहा है? वो आपके उस टैरिफ स्ट्रक्चर में ही जा रहा है। उसके साथ साथ फिर आपके यहाँ LNG प्लांट्स हैं उसकी भी लोकेशन हम लोग बेहतर करते। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग ये साथों साथ करते कि आप ट्रांसमिशन लाइन्स भी और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस भी हम लोग लगाते। ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही आप अपने मतलब हुकूमतों को छोड़ें, आप मुल्क के लिए बना रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त यही प्रॉब्लम हो रही है। आप ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी जो मगर इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स नॉर्थ में है ना जिनको LNG पर कन्वर्ट किया, वो सारे साउथ में तो नहीं आ सकते थे। अगर नंदीपुर लग गया था और मुशर्रफ के दौर में उसको लगाया जाना था और उसके बाद वो हुआ, वो कन्वर्ट हुआ, मुजफ्फरगढ़ के प्लांट्स कन्वर्ट हुए, 4 सिस्टर लाहौर प्लांट्स उनका दावा है कि हमने किया। तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स हैं जिनको उन्होंने LNG पर कन्वर्ट किया, तो पाइपलाइन तो बिछाई जानी थी, LNG तो ट्रांसमिट होनी थी। कौन से ऐसे LNG बेस्ड प्लांट्स हैं जो आप ना लगाते और उससे पैसे बचा लेते कहीं और लगा के? आप मुख्तलिफ प्लांट्स देख लें। हम लोग मतलब हम लोग या पाइपलाइंस हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, हम लोग कम से कम नीचे की तरफ साउथ ऑफ द कंट्री की तरफ लोकेशनल देखते, बेहतर ट्रांसमिशन लाइंस के साथ उसको करते। कई जगह जो है वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस दूर हैं प्लांट से, ये इशू आता है। और ये लोकेशन सिलेक्शन में जो इन्होंने गलतियाँ की हैं वो अभी सामने आ रही हैं। यानी लोकेशन सिलेक्शन ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि दुनिया की सस्ती तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। $2 अरब LNG से बचा रहे हैं, $1.2 अरब कोल बेस्ड प्लांट से बचा रहे हैं। सिर्फ लोकेशन ही प्रॉब्लम है। फिर मुझे ये बता दें कि आपका जो क्लेम है कि ये 47 अरब रुपए हम कैपेसिटी चार्जेस में दे रहे हैं, जो इन एनी वे अगर आपकी सर्दियों में डिमांड कम है, गर्मियों में, मैं उस सवाल पर अपने पर खड़ा हूँ, मगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करें हम कि प्लांट्स तो लगने थे क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज थी, 11,000 मेगावाट के उन्होंने लगाए, LNG पे ना लगाते, कोल पे ना लगाते, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज करते, इन 47 अरब रुपए ये जो आप कह रहे हैं 45 पैसा फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस, इनको बचा लेते और ये $4 अरब जो उनका क्लेम है वो भी बचा लेते, क्या होता, कैसे करते? नहीं तो आप या साबका हुकूमत का ये क्लेम है तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पे या इन्वेस्टमेंट और ट्रांसमिशन पे नहीं करेंगे और वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तो फिर गर्दिशी कर्जा जो इस वक्त तक तकरीबन 1250 और 1300 अरब रुपए तक पहुंच गया है वो इसी वजह से पहुंचा है ना। और फिर गर्दिशी कर्जा 2000 अरब रुपए से भी ऊपर निकल गया। हमने उमर अयूब साहब को बार बार बुलाया, वो प्रोग्राम में नहीं आए। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इसकी सिर्फ सियासत के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, बुनियादी कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा।